हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जियोमेट्री का मतलब ज्यामिति का। और हम जियोमेट्री के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स जो हमारा है ना एक बड़ा चैप्टर हमारा बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ट्रायंगल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने इन सेंटर को डिस्कस किया था। ठीक है, इसको डिस्कस किया था, इन सेंटर को हमने डिस्कस किया था। आज जो हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल वो हमारा है इन सर्कल। ठीक है, कौन सी टर्म हमारी है? इन सर्कल। मतलब कि हम इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त हमारा क्या कहलाता है या इन सर्कल हमारा क्या कहलाता है, तो सिंपल सी चीज आपको यहां पे समझना है। क्या समझना है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ट्रायंगल में यहां पे बनाता हूं, ये मैंने एक ट्रायंगल यहां पे बनाया। ठीक है, अब ट्रायंगल तो हमारा बन गया। अब ट्रायंगल के अंदर क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं और एक ऐसा सर्कल आपको बनाना है जो इस ट्रायंगल की क्या करे, तीनों साइड को टच करे। ठीक है, मैं एक ऐसा सर्कल यहां पे ड्रॉ करूंगा जो हमारी इस ट्रायंगल की तीनों साइड को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल यहां पे बना हुआ है इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये समझना है कि ये सर्कल जब आपने ड्रॉ किया होगा, क्या किया होगा, ड्रॉ किया होगा, तो आपको इस सर्कल का क्या देखने को मिलेगा, आपको इस सर्कल का क्या देखने को मिलेगा, आपको इस सर्कल का केंद्र देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, आपका सेंटर ऑफ सर्कल आपका हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल आपका होता है, क्या होता है आपका, जो ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल होता है, यही क्या होता है, यही आपका ट्रायंगल का क्या होगा, इन सेंटर होगा। क्या होगा, इन सेंटर होगा। इन सेंटर का मतलब क्या हो गया, अंतः केंद्र। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंतः केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इन सर्कल आपको समझ में आया। इन सर्कल मतलब, इन सर्कल का मतलब क्या है, अ सर्कल इनसाइड ऑफ ट्रायंगल टचेस ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल, ऑल द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा, मतलब किसका, सर्कल का जो सेंटर होगा, वही सेंटर हमारा क्या कहलाएगा, इन सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमारा कहलाएगा। ठीक है, चलो इन सर्कल आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप यहां पे समझना, ये आपका यहाँ पे इन सर्कल बना हुआ है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका इन सेंटर होता है। और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इन सेंटर जो आपका होता है, इन सेंटर से आपकी जो ये साइड होती है इक्यू डिस्टेंस आपकी होती है। ये जो साइड आपकी होती है, ये साइड आपकी क्या होती है, ये साइड आपकी इक्यू डिस्टेंस होती है। ठीक है, मतलब इनकी जो लेंथ होगी वो आपस में क्या होगी, वो बराबर होगी। ठीक है, अब इन सर्कल आपने बनाया है, तो अगर हम इस साइड की बात करें तो ये साइड हमारी क्या होगी, एक तरीके से ये हमारी इस सर्कल की क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं इन रेडियस बोल दूंगा। ठीक है, इन रेडियस का मतलब क्या हो गया, हिंदी में आप इसको अंतः त्रिज्या बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसको अंतः त्रिज्या आप बोलोगे। ठीक है, अब अगर हमें अंतः त्रिज्या को निकालना है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन रेडियस को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आपका बनता है। कैसे निकालेंगे, ये जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बना हुआ है, इस ट्रायंगल का आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपका निकल के आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, जो हमारा ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर होगा, तो
आप ऐसा बोल सकते हो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है आपको, आपको सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका इन रेडियस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये लिखा हुआ था यहाँ पे नोट में। ठीक है, तो इन रेडियस आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप निकालो और एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप डिवाइड कर दो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से। किससे डिवाइड कर दो आप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से आप डिवाइड कर दो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अंतः त्रिज्या आपका कहलाएगा, या फिर इन रेडियस आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन रेडियस आपका कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टर्म आती है वो हमारी आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक आपका कहलाता है। अब लंब समद्विभाजक या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अगर कोई रेखा आपकी है सरल रेखा, मतलब कि ये कोई स्ट्रेट लाइन आपकी है। ठीक है, तो यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज की जो भुजा आपकी होती है उसकी मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है और भुजा के साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, उस सरल रेखा को हम लंब समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे अपन, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को बनाऊं, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, क्या बोला गया है कि यदि कोई सरल रेखा है जो त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है, कहां से गुजर रही है, मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है। अब मध्य बिंदु आपकी क्या है, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु आपका क्या होगा, इस त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु ये आपका, इस मध्य बिंदु से होकर अगर आपकी कोई रेखा गुजर रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी, अच्छा ये रेखा जो गुजरी है साथ में यह क्या कर रही है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रही है। क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहलाता है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, चलो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा होता है, क्या होता है हमारा, हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अपन आप देखें तो क्या बोलोगे आप, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके होते हैं ये आपके इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड भी आपकी क्या होंगी, साइड भी आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, क्या होंगी आपकी, साइड भी आपकी इक्वल होंगी, एंगल भी आपके इक्वल होंगे। ऐसा ट्रायंगल जो हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, तो तीनों ही जो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे ये आपस में क्या होने वाले, मतलब इनकी जो लेंथ होने वाली है वो आपकी एक समान रहने वाली है। लेंथ आपकी क्या रहने वाली है, लेंथ आपकी एक समान रहने वाली है, इक्वल लेंथ के आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों ही लंब समद्विभाजक आपके क्या होते हैं, तीनों ही लंब समद्विभाजक आपके लंबाई में क्या होते हैं, समान होते हैं, लंबाई में समान होते हैं। कब समान होते हैं, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो आगे आप देखोगे कि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि लंब समद्विभाजक, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि मैं एक बनाए लेता हूं यहाँ पे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अपन बात करें, जैसे मान लो ये मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अब आप देखोगे कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इससे आपने क्या किया हुआ है ये जो आपका वर्टेक्स पॉइंट है इससे आपने ये लाइन को ड्रॉ किया, ये जो आपका वर्टेक्स पॉइंट है इससे आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये जो वर्टेक्स पॉइंट आपका है इससे आपने एक लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब आपको एक चीज यहाँ पे समझना है कि आपका जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से होकर भैया ये लाइन गुजर रही है और ये आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो एक तो ये आपका क्या हो गया, ये
तो ये आपका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, ये हमारा परपेंडिकुलर वाई सेक्टर हो गया। क्या हो गया हमारा, हमारा परपेंडिकुलर वाई सेक्टर हो गया। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा ये है, तो यही लाइन जो हमारी होगी, यही लाइन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यही लाइन हमारी मीडियन भी हो जाएगी। यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, यही लाइन हमारी मीडियन भी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यही लाइन जो आपकी है, इसी लाइन को आप एल्टीट्यूड भी बोल दोगे, मतलब परपेंडिकुलर भी बोल दोगे, मतलब ये लंब भी आपका हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसी लाइन को आप क्या बोल सकते हो आप इसी लाइन को एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो। आप इसी लाइन को क्या बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके सब एक ही होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही लाइन जो आपकी ये बनी हुई है, यही आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही आपका मीडियन है, यही आपका एल्टीट्यूड है। ठीक है, यही आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब आपका हो गया। ठीक है, तो यही आपका लंब हो गया है और यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े तो अब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज आप समझते हो, आइसोसेल आपका जो ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका होगा, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी जो साइड यहाँ पे है, दो साइड हमारी इक्वल होंगी, दो एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे, तो जो इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड पर जो आपने क्या किया होगा, लाइन ड्रॉ की होगी। ठीक है, तो अब आप देखो, जैसे ये हमारी साइड हो गई है, इस साइड का ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर आपने ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्या किया हुआ है, इस वाला जो साइड आपकी है, इस पे भी आपने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस पर भी आपने ये लाइन को ड्रॉ कर दिया और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका हो गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये कि समान जो आपकी साइड होंगी, इक्वल जो साइड होंगी, उस पर जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया होगा, इनकी जो लेंथ होगी, वो लेंथ क्या होगी, आपकी आपस में बराबर होगी। ठीक है, मतलब एक तो एंगल वाई सेक्टर आपने डी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और एक आपने एफ जी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो दोनों आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप साइड देखोगे तो आपकी एक ए बी साइड हो गई है और एक आपकी ए सी साइड हो गई है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल साइड पर हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके होंगे, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, मतलब कि समान लंबाई के होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, ये आपके समान लंबाई के होंगे, इक्वल लेंथ के आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल जो हमारा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपका है, ठीक है, तो याद रखना इसके अंदर ये शीर्ष से होके नहीं गुजरेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये मैंने डायग्राम आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आप देख रहे हो, क्या क्या ये वर्टेक्स से होके गुजर रहा है, नहीं। तो आपका इस ट्रायंगल के अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, ये आपका वर्टेक्स से होकर पास नहीं होगा, वर्टेक्स से आपका पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नोट आपका है, ये नोट आपको यही बोल रहा है कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या नहीं होगा, आपका वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष से होकर नहीं गुजरेगा। किससे होकर नहीं गुजरेगा, शीर्ष
से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो ये नोट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब अगर अपन वापस से अगर यहाँ पे एक और पॉइंट समझे कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल की, ठीक है, ये भी हमारा वही समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वही समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इस चीज में देखना, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल हमारे आपस में बराबर है। ठीक है, ये एंगल हमारे क्या है, ये एंगल हमारे आपस में बराबर है। और ये जो एंगल हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनइक्वल एंगल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अनइक्वल एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा अनइक्वल एंगल है। अब अनइक्वल एंगल जो हमारा है, ठीक है, ठीक है, तो अब अगर ऐसा भी बोल दूं मैं कि मान लो ये साइड जो है, ये साइड हमारी क्या है, ये साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, और ये साइड जो हमारी है ये अनइक्वल है। तो अनइक्वल साइड जो है, इस अनइक्वल साइड पर आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर वाई सेक्टर को खींचा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मतलब कि लंब समद्विभाजक आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी यहाँ पे खींची हुई है ना, यही लाइन आपकी क्या है, हाँ अच्छा, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी। तो यही क्या है, इसी को आप एल्टीट्यूड बोलोगे। इसी लाइन को, जैसे अगर मैं नाम दे दूं इसको, तो ए एफ दे दिया जैसे मैंने नाम, तो ए एफ जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका एल्टीट्यूड होगा इस त्रिभुज का। ये आपका क्या होगा, ये आपका एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड के बाद अगर बात करें तो ए एफ जो आपका है, यही आपका क्या हो गया, यही आपका एंगल वाई सेक्टर हो गया। यही आपका क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ ये एएफ जो आपका है, इसी एएफ को आप मीडियन भी बोलोगे। यही आपका क्या हो गया, यही आपका मीडियन भी हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, यही आपका मीडियन भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट हम पॉइंट पे आए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगल यहाँ पे आता है, वो हमारा कौन सा आ जाता है, वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज आ जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो हमारे परपेंडिकुलर वाई सेक्टर होंगे, कितने होंगे त्रिभुज के अंदर परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, तीन हमारे होंगे। तो तीनों ही हमारे क्या होंगे, तीनों ही हमारे अनइक्वल। तीनों ही हमारे क्या होंगे, तीनों ही हमारे अनइक्वल होंगे। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखना है, हाँ, जैसे आप यहां पे देखोगे, इसमें मैंने क्या बोला था, इसके अंदर क्या बोला था कि ये जो आपने समान भुजाओं पर, मतलब इक्वल साइड के ऊपर जो आपने क्या किया है, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, क्या ये वर्टेक्स से होकर पास हुए, नहीं हुए, लेकिन अनइक्वल एंगल पे आपको ये वर्टेक्स से पास होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये विषमबाहु त्रिभुज होता है ना, इसके अंदर याद रखना कि तीनों के तीन लंब समद्विभाजक जो आपके होते हैं, एंगल बाइसेक्टर जो आपके होते हैं, वो आपके वर्टेक्स से पास नहीं होंगे, मतलब शीर्ष से होकर नहीं गुजरेंगे। किससे होकर नहीं गुजरेंगे, शीर्ष से होकर नहीं गुजरेंगे। ठीक है, शीर्ष से होकर आपके नहीं गुजरेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, तो आगे हमारा सरकम सेंटर होता है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो हमारी क्या है, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर मतलब कि इसको हिंदी में परिकेंद्र बोला जाता है। अब अभी आप क्या पढ़ के आए हो, आप लंब समद्विभाजक पढ़ के आए हो। लंब समद्विभाजक मतलब कि आपका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आपका हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आपने क्या देखा था कि इसको डिफाइन कैसे किया था कि भैया जो हमारे एंगल की साइड है, सॉरी ट्रायंगल की साइड है, इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन आपकी जो है वो पास हो रही है और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो गया। हो गया, और ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों भाग आपके आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हैं,
ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका होता है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका सरकम सेंटर कहलाता है, मतलब कि परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, आप सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र से इसको जानते हो। ठीक है, तो एंगल सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर ही क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो वही आपका पॉइंट जो होगा वो आपका सरकम सेंटर कहलाएगा, उसको आप सरकम सेंटर बोलोगे। ठीक है, अब सरकम सेंटर जो आपका होता है, तो एक चीज याद रखना कि जो आपका परिकेंद्र होगा सरकम सेंटर होगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, याद रखना है सरकम सेंटर जो आपका होता है, तो सरकम सेंटर से जो आपके वर्टेक्स होते हैं, सरकम सेंटर से जो आपका वर्टेक्स होता है, वो वर्टेक्स आपके क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं आपके, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब ओ ए जो आपका होगा, ठीक है, आपका ओसी जो आपका होगा और ओबी जो आपका होगा, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर क्या होंगे, ये सभी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की जो दूरी रहेगी, वो दूरी आपकी क्या रहने वाली है, वो दूरी आपकी समान रहने वाली है। दूरी आपकी क्या रहने वाली है, दूरी आपकी समान रहने वाली। ठीक है, चल आगे बढ़े। तो आगे आपको याद रखना है और इंपोर्टेंट नोट आपका है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है कि ये आपका यहाँ पे सरकम सेंटर आपका आया हुआ है। ठीक है, और ये जो दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जो दो लाइन आपकी ड्रॉ की हुई है, तो इनके द्वारा जो एंगल आपका बना होगा, ये एंगल का माप क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो एंगल आपका यहाँ पे होगा, इस एंगल का माप जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भुजा के द्वारा जो आपका सरकम सेंटर होता है, उस पे जो कोण बनाया गया होता है, वो उसके सम्मुख कोण का क्या होता है, सम्मुख कोण का डबल होता है, दो गुना आपका होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये थर्ड पॉइंट है, कल भी अपन ने ऐसे दो पॉइंट को डिस्कस किया था जिसपे मैंने आपको स्टार मार्क लगवाया था। ठीक है, ये थर्ड आपका यहाँ पे पॉइंट हो गया, और मैं यहाँ पे आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, आपका ये फिगर जो है वो बना हुआ आएगा और आपको आंसर देना होगा। तो अगर ये चीज आप याद रखोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर दे सकते हो। ठीक है, इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका क्या होता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपका सेंट्रॉइड होगा, जो आपका सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक हो गया, ऑर्थो सेंटर मतलब आपका लंब केंद्र हो गया, इन सेंटर मतलब कि आपका हो गया यहाँ पे अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर मतलब हो गया आपका परिकेंद्र। ये सब आपके क्या होंगे, एक सिंगल पॉइंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपका जो एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका है, मीडियन जो आपकी है, ठीक है, मीडियन जो आपकी है, परपेंडिकुलर जो आपके हैं, वो सब क्या होते हैं आपके, एक ही लाइन आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक सिंगल पॉइंट निकलेगा, वो सिंगल पॉइंट आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड मतलब कि केंद्रक होगा, लंब केंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा और परिकेंद्र होगा। ठीक है, तो एक ही बिंदु इस सारे रोल जो है वो प्ले करने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम आइसोसेल ट्रायंगल्स की बात करें, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें। तो आपको ये तो पता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चारों ही आपके अलग अलग बिंदु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग आपके बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें अपन, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल अपन ने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एंगल हमारा है, ये हमारा डिफरेंट एंगल है, बाकी ये जो दो एंगल हमारे हैं, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा अनइक्वल एंगल है, इसको अपन ने क्या मान लिया, ये हमारा अनइक्वल एंगल, ये हमारा क्या है, अनइक्वल एंगल है। तो अनइक्वल एंगल से आपने ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है,
लाइन को ड्रॉ किया आपने, तो अब आप क्या देखोगे कि जो आपका सेंट्रॉइड हो गया, जो आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, जो आपका इन सेंटर हो गया, जो आपका सरकम सेंटर हो गया, वो सब आपको इस लाइन के ऊपर देखने को मिलेंगे और ये चार अलग अलग बिंदु आपको देखने को, क्या देखने को मिलेंगे, ये चार अलग अलग बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चार डिफरेंट पॉइंट होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट था जो आपको जो आपका केंद्रक भी था, लंब केंद्र भी था, अंता केंद्र भी था, परिकेंद्र भी था, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये चारों ही आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, ये चार पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको, चार पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दें कि यहां तक अपन ने जो समझा वो आप सभी को क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप यहीं पे समझ लो, ये सभी आपके क्या होंगे, ये सभी आपके कोलिनियर होंगे। ये सभी आपके क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट आपके होंगे। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है संरेख बिंदु, एक ही रेखा पे स्थित आपके बिंदु जो होते हैं वो आपके कोलिनियर बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आपके कोलिनियर बिंदु कहलाते हैं। तो संरेख आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट आपके हैं, कौन कौन से आपके पॉइंट हो गए, जैसे कि आपका सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, सेंट्रॉइड के बाद आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बाद अगर अपन बात करें तो आपका क्या हो गया, इन सेंटर आपका हो गया। इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर की बात करें तो आपका क्या हो गया, सरकम सेंटर आपका हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या होंगे, ये सभी आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये सभी आपके क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, मतलब कि असंरेख बिंदु होंगे। असंरेख बिंदु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि भैया एक ही लाइन पर स्थित नहीं दिखेंगे, ये अलग अलग आपके पॉइंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अलग अलग आपके पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका केंद्रक है, लंब केंद्र है, अंता केंद्र है, इसकी प्रॉपर्टी में बता चुका था। परिकेंद्र की अगर अपन बात करें तो अपन सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज की बात करें, एक्विट ट्रायंगल की बात करें अपन, तो इसके अंदर जो परिकेंद्र आपका होगा या सरकम सेंटर आपका जो होगा, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर मतलब ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, हमेशा आपका ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सरकम सेंटर आपका होता है वो आपकी जो कर्ण भुजा होती है। ठीक है, अब देखो कौन सी होती है वो भुजा आपकी। ठीक है, देखो जैसे ये आपका ट्रायंगल बना लिया अपन ने, इसमें ये जो हाइपोटेंसियो आपका होता है, इसका जो मिड पॉइंट आपका होता है, क्या होता है, जो आपका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका सरकम सेंटर होगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका सरकम सेंटर होता है, मतलब कि परिकेंद्र होता है। क्या होता है आपका, परिकेंद्र आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर हो गया, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आगे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज हमारा होता है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो सरकम सेंटर हमारा होगा ये हमेशा हमारा ट्रायंगल के क्या देखने को मिलेगा, ट्रायंगल के आउटसाइड देखने को मिलेगा, ये हमेशा आपका बाहर होगा। ठीक है, ये हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा आपका बाहर होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और याद रखना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सरकम सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड। ठीक है,
मतलब परिकेंद्र और किसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। या फिर आप क्या बोलोगे, परिकेंद्र से किसी भुजा पर डाला गया लंब भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। क्या करता है, आपका भुजा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि जैसे आपका ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल है मान लो, तो ये आपने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये आपका परिकेंद्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिकेंद्र हो गया, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि परिकेंद्र से अगर किसी भुजा पर, ठीक है, अगर ये परिकेंद्र है, इससे अपन ने क्या किया, अगर किसी साइड पर परपेंडिकुलर खींचा, क्या खींचा, अगर परपेंडिकुलर खींचा तो ये क्या करेगा, उस साइड को समद्विभाजित करेगा, मतलब इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सरकम सर्कल की अपन बात करते हैं। तो सरकम सर्कल, सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है, परिवृत्त, ठीक है। अभी आपने अंतःवृत्त देखा था, अब आप परिवृत्त की बात कर रहे हो। परिवृत्त आपका क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है तो आउटसाइड, आउटसाइड आपने एक यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, आपने एक वृत्त बनाया हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जो कि आपके इस ट्रायंगल के शीर्षों से होकर गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, शीर्षों से होकर गुजर रहा है, ठीक है। और याद रखना ये जो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ सर्कल आपका है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यही हमारे ट्रायंगल का क्या होगा, यही हमारे ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा, ठीक है। तो एक ऐसा सर्कल जो हमारे ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर गुजरता है, ठीक है, या तीनों ही वर्टेक्स को क्या करेगा, स्पर्श करते हुए गुजर रहा है, तो वो हमारा सरकम सर्कल कहलाएगा। और इस सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारे ट्रायंगल का क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, ठीक है। क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ सरकम रेडियस, हमने इन रेडियस निकाली थी, ऐसे ही आपको सरकम रेडियस आपको निकालना है, मतलब परिवृत्त की आपको त्रिज्या निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, त्रिज्या आपको निकालना है, मतलब ये आपकी रेडियस होगी, ये लाइन आपने ड्रॉ की तो आपकी क्या हो गई, इस सर्कल की ये रेडियस हो गई, ठीक है। कौन सी रेडियस आपकी हो गई, ये आपकी हो गई सरकम रेडियस। ये सरकम रेडियस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सरकम रेडियस आप फाइंड आउट करो। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी साइड है उन साइड का आपको प्रोडक्ट करना है और डिवाइड कर देना है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो लेंथ ऑफ सरकम रेडियस आपका निकल आएगा, ठीक है। इसको याद रखना, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्या हुआ हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारा हुआ तो इसके अंदर जो हमारी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब कि इसको परित्रिज्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परित्रिज्या बोला जाता है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एक करना है अपने को यहाँ पे सर्कल ड्रॉ, ठीक है। तो अब ये सर्कल क्या होना चाहिए आपका, ये इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तीनों शीर्षों से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो आपका यहाँ पे परिकेंद्र की बात कर रहे थे ना, तो ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये रेडियस निकालना है, निकालना है रेडियस। तो ये रेडियस आपकी क्या होगी, तो याद रखना ये जो रेडियस आपकी यहाँ पे निकल के आएगी, ये इस साइड का, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ए से बी आपका ये हो गया, ये आपका सी हो गया, तो ए बी का हाफ होगा,
एवी का क्या होगा, एवी का हाफ होगा, ठीक है। ये आपका एवी का क्या होगा, एवी का हाफ होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो परित्रिज्या आपकी होती है वो कर्ण का क्या होता है, हाफ आपका होता है, ठीक है। मतलब सरकम रेडियस जो आपकी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको ये याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है, और आपको इजीली इसका क्या करना है, इजीली आपको इसका आंसर दे देना है, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट को याद रखोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी बताओ कमेंट करके, यहां तक क्लियर। चल बढ़ते हैं आगे, आगे बात करें, ठीक है। तो आगे आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो अगर आप इस कर्ण भुजा को पूरा यहां पे कंसीडर कर लो, तो ये जो आपका सरकम सर्कल बना हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर हो जाएगा। इसकी पूरी जो लेंथ रहेगी ना, पूरी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, डायामीटर हो जाएगी। भैया क्वेश्चन आएंगे, सीधा डायग्राम बना हुआ होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लिख देगा या एक्स लिख देगा कि इसकी आप लंबाई बताओ, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। हवा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप सोचोगे हम तो निकाल लेंगे क्वेश्चन, तो नहीं निकलने वाले हैं ऐसे, ठीक है। चल अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, कि जैसे इन रेडियस जो आपकी होती है, इन रेडियस मतलब कि अंतः त्रिज्या, सरकम रेडियस का मतलब होता है परित्रिज्या, तो इनका रेशियो क्या होता है आपका, 1:2 होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इन रेडियस एंड सरकम रेडियस का जो रेशियो होता है 1:2 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1:2 होता है। तो इन रेडियस अगर मान लो x है, तो आपका सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो ना, ठीक है। चलो तो 1:2 आपका रहने वाला है इन दोनों का आपका रेशियो, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे आपको याद रखना है, आगे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो एरिया ऑफ इन सर्कल आपका होता है और एरिया ऑफ सरकम सर्कल आपका होता है, मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो रेशियो रहेगा वो 1:4 आपका रहेगा। कितना रहेगा, 1:4 रहेगा, ठीक है। अगर हमें इन रेडियस निकालना है, अंतः त्रिज्या निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, अंतः त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए आपका साइड हो गया, और साइड अपन बात कर रहे हैं किसके अंदर, हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। किसमें बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर अपन एक ट्रायंगल बना लें और अपन बोल दें ये जो ट्रायंगल हमारा है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर सारी ही साइड हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ए लिखा हुआ है कि ए डिवाइड बाई 2 इंटू √3, ठीक है। सरकम रेडियस निकालना है, तो सरकम रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। परित्रिज्या आपकी कैसे आएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, तो आप इस तरीके से सरकम रेडियस को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़े तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो आपका शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है, और अनशेडेड रीजन का जो एरिया आपका है, तो अनशेडेड रीजन और शेडेड रीजन के एरिया का जो आपका रेशियो यहाँ पे आएगा, वो रेशियो आपका कितना निकल कर आएगा, वो रेशियो आपका 1:3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 1:3 आपका निकल कर आ जाएगा। तो अगर इस तरीके का कोई डायग्राम आता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि जो छायांकित भाग हमारा है और जो हमारा अनशेडेड एरिया जो हमारा है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब कि जो एरिया होगा उसका रेशियो
1:3 आपका होता है। कितना होता है आपका? 1:3 आपका होता है। ठीक है, चलो जो टर्म्स थी ट्रायंगल से रिलेटेड वो टर्म्स हमारी यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि सर्वांग समता की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्वांग समता की हम बात करेंगे। क्या कहलाती है सर्वांग समता? ठीक है ठीक है, तो दो त्रिभुज अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, तो अगर सपोज मानो कि ये मैंने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया, ठीक है, और एक और त्रिभुज जो है मैंने एक त्रिभुज और यहाँ पे बनाया। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दोनों त्रिभुज आपके हैं ये क्या है आपके? ये आपके सर्वांग सम है। ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम होना मतलब क्या होगा आपका? अगर यह दोनों ही त्रिभुज अपने किसमें? शेप में, ठीक है, और माप, माप का मतलब यहां पे हो गया साइज में। तो शेप और साइज अगर इन दोनों ही ट्रायंगल्स का क्या है आपका? इक्वल है, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपके क्या होंगे? ये दोनों ही त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट आपके कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपके कहलाएंगे अगर इनका शेप और साइज मतलब कि आकार और माप क्या है आपकी? बराबर है। ठीक है, आगे आपको याद रखना है, ठीक है, आप एक ऐसा भी इस तरीके को डिफाइन कर सकते हो कि अगर ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को उठा के मैं इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो ये क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब पूरा का पूरा अगर ये कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी आकार और माप क्या है? बराबर है, तभी जाके ये क्या कर पा रहा है? इसको कवर कर पा रहा है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या है? सर्वांग सम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट आपके। ठीक है, चलो आगे अब आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। जैसे इसकी बात करें तो इसमें ये बोला है कि जैसे ए बी सी जो आपका है और डी ई एफ जो आपका है, ठीक है, जैसे ए बी सी और डी ई एफ आपने इसके ऊपर इसको रख दिया तो ये पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब कवर कर लिया मतलब क्या? ए जो है वो डी पे आ गया, बी जो है वो ई पे आ गया, सी जो है वो आपका किस पे पहुंच गया? एफ पर आपका पहुंच गया। ठीक है, क्या हो गया? उस पर पहुंच गया, इस प्रकार रखा गया है आपका। ठीक है, चलो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आपके निकल के आए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएंगे तो इनकी जो साइड होंगी, जैसे जैसे दो ट्रायंगल आपके बने हैं ए बी, तो ए बी साइड डी के बराबर हो जाएगी, बी सी साइड आपकी ई एफ के बराबर हो जाएगी, सी ए जो है वो एफ डी के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये वाली ए बी भुजा बी के बराबर, ठीक है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर, ए सी भुजा इसके बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सी जो आपका है वो आपका एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए? ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट आपके हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान से समझते जाना इस चीज को। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, तो अब जो आपकी समानता की अपन बात कर रहे हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें क्या समानता मिली? हमें समानता मिली कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, क्या है? संगत भुजाएं हैं, वो आपस में समान है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपकी हैं वो आपकी कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम मतलब कि समान आपकी हैं। और जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, मतलब कि संगत कोण भी हमारे यहाँ पर समान है। तो ये दोनों ही त्रिभुज जो हमारे होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, कौन से ट्रायंगल्स हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड तो आपको पता है, संगत भुजा आपकी क्या होती है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, मतलब दो त्रिभुज में समान कोणों की जो सम्मुख भुजा होती है वो आपकी संगत भुजा कहलाती है। और करस्पॉन्डिंग एंगल आप किसको बोलते हो? मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया संगत कोण। तो संगत कोण आप किस चीज को बोलोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, तो दो त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण आपके होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आपके यहाँ पर
संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे देखना है। ठीक है, अपने को आपको देखना है, जैसे अभी आपने क्या बोला था, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्ग्रुएंट जो आपका होता है उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसका मतलब है इसके जो एंगल्स हैं, संगत कोण जो है वो आपस में क्या है, समान है, और संगत भुजाएं जो हैं वो संगत भुजाएं भी इसकी क्या है, बराबर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जैसे लिखा है ट्रायंगल डीईएफ जो है वो एबीसी के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, और डीईएफ जो आपका है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पीक्यूआर के। तो आपका पीक्यूआर जो है वो आपका ट्रायंगल एबीसी के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, आपको बताना होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि डीईएफ जो है वो एबीसी के हो गया और डीईएफ जो है वो पीक्यूआर के हो गया, तो एबीसी जो आपका होगा वो पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे ये बताओ कि अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया वो सभी को क्लियर है, वो सभी को बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्राइटेरिया की अपन बात कर लेते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हमारे हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंस कब होंगे। ठीक है, सर्वांग समता के आप नियम बोल सकते हो। ठीक है, कि क्या नियम होने वाले हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पहला जो नियम होता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब आप लोअर क्लासेस में होगे तब आपने पढ़ा होगा, एक तो हमारा एस 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 होता है, मतलब कि साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब यदि एक त्रिभुज जो है उसकी तीनों भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड 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 आपका क्राइटेरिया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले तो ये अप्लाई कर लेना है कि भैया साइड इसकी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देख लेना है। दूसरा, आप यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो, जैसे ये दो ट्रायंगल आपके हैं, तो इसमें ये जो साइड आपकी होगी ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये जो साइड आपकी होगी ये आपकी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी ई एफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और ए सी जो आपकी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डी एफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, आपका साइड 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 का रूल आपका यहाँ पे लग गया है। मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल आपका एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इससे ट्रायंगल डीईएफ के। ठीक है, मतलब ये दोनों ही त्रिभुज आपके समान है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब अगला आप यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है 5 6 7, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है और आपसे बोला गया है यहाँ पे क्या कि आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आएगा, जैसे ये दो ट्रायंगल आपके बने हुए आ जाएंगे एग्जाम में और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से वो पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है कि कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है तो एबीसी तो आपने एज इट इज बना लिया। अब वो बोल रहा है ई एफ डी, ई एफ डी ये बोल रहा है। ठीक है, ई एफ डी बोल रहा है, मतलब इसको ऐसा आप टिल्ट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, आप इसको ऐसा टिल्ट कर दो। ठीक है, आप इसको क्या करो, ऐसा टिल्ट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ई एफ डी ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ई एफ जो आपका है वो आपका 5 है, एफ डी जो आपका है वो आपका 6 है, और डीई जो आपका है वो आपका 7 है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर, तो आप देखोगे
कि ए बी जो है वो ई एफ के बराबर है, ठीक है। ए सी जो आपका है वो आपका ई डी के बराबर है, ठीक है। और बी सी जो आपका है वो आपका एफ डी के बराबर है। मतलब ये जो पहला ऑप्शन आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे अगला ऑप्शन देखो, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको सारे चेक करना है। इसमें से हो सकता है एक से ज्यादा आपके जो है ऑप्शंस आपके सही हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने पहला आपको यहाँ पे बताया कि इस तरीके से आपको चेक करना है, तो ऐसे वापस से ये जो बाकी आपके हैं ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा ये आपका होमवर्क रहेगा, आप बाद में इसको जरूर करिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, ये आपको चेक करना है कि इनमें से बाकी और कौन सा ट्रायंगल है जो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे चेक करिएगा, ठीक है। एक मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देखोगे कि अगली कंडीशन आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा इस पैटर्न में कि उसने बोला पी क्यू जो है वो एल एम के बराबर है, क्यू आर जो आपका है वो एम एन के बराबर है, और पी आर जो है वो एल एन के बराबर है। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है। अब जैसे अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे आप बना सकते हो, आपने ये ट्रायंगल बनाया ठीक है, एक और ट्रायंगल आपने यहाँ पे बना लिया। अब वो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पी क्यू, पी क्यू जो आपका है वो पी क्यू आपका एल एम के बराबर है। तो एल एम आपने यहाँ पे बना दिया। अब उसने बोला क्यू आर जो है, क्यू आर जो है वो एम एन के बराबर है, और पी आर जो है वो एल एन के बराबर है, ठीक है। यही कंडीशन बन रही है आपकी। अब वो पूछ रहा है क्या पी क्यू आर एल एम एन के क्या है, सर्वांग सम है। तो आप देखो यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, पी क्यू एल एम के बराबर आ गया, पी आर जो आपका है वो आपका एल एन के बराबर हो गया, और ये जो आपका है ये आपका बराबर हो गया। क्या ये सही है, क्या ये सही है कि पी क्यू आर ट्रायंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम एन के। हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, ठीक है, ये राइट हो रहा है। अब अगला चेक कर लेना आप इसी प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखो, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया है ट्रायंगल का, ठीक है। तो पहला तो जैसे मैंने बोल दिया राइट है, ऐसे ही आप बाकी चेक कर लेना, ठीक है। चलो, ये साइड 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 की अपन ने बात कर ली। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो सेकंड हमारा रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड आपकी इक्वल हो और एक एंगल आपका हो इक्वल, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स आर congruent if two sides and the included angle of one are equal to the corresponding side and included angle of other triangle। तो वो आपका क्या होगा, वो दोनों ही ट्रायंगल आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। इनको हिंदी में सर्वांग समता की प्रमेय भी बोला जाता है। और भुजा कोण भुजा आपका ये हो जाएगा, साइड एंगल साइड का मतलब क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं या उनके अंतर्गत जो कोण बन रहा है वो आपका क्या होगा, बराबर अगर होगा दूसरे त्रिभुज के, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपके आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आपके हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका एक भुजा जो है ये बराबर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी भुजा भी आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, आपकी बराबर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो आपका इंक्लूड एंगल यहाँ पे बना हुआ है वो इंक्लूड एंगल भी आपका क्या हो गया है, वो इंक्लूड एंगल भी आपका यहाँ पर बराबर हो गया है। तो आप यहाँ पे बोलोगे दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आपके ट्रायंगल हो गए, ठीक है। दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए हैं, दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आप करना कि कौन सा यहाँ पे जो ट्रायंगल है, जो पॉइंट दिया गया है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो आप बताना कमेंट के थ्रू, ठीक है, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर
तो वहां पर मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व होना है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, दिया हुआ है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत अगर देखोगे तो एंगल साइड एंगल, मतलब कि कोण भुजा कोण। अगर दो कोण आपके आपस में बराबर हैं और आपका क्या है, एक भुजा आपकी बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ही ट्रायंगल जो हमारे हैं वो ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब भुजा का मतलब ऐसा है कि इन दोनों कोणों के बीच में जो आपकी भुजा आ रही होगी उसकी बात की जा रही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि जैसे आपका ये एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। ठीक है, ये बराबर आपका हो गया। और एंगल सी जो आपका है वो एंगल सी आपका इस एंगल एफ के बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया आपका, एंगल एफ के बराबर आपका हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में आपकी जो भुजा आ रही है वो बीसी आ रही है। ये जो बीसी आपकी है वो किसके बराबर हो गई है, ई एफ के बराबर हो गई है। मतलब ये भुजा आपकी यहाँ पे बराबर हो गई है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो दोनों ट्रायंगल आपके हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे आप देखो तो आगे आपका क्या होता है, आगे नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो रूल है एंगल एंगल साइड। ठीक है, मतलब कोण कोण भुजा। ठीक है, तो कोण कोण भुजा का मतलब क्या है कि दो कोण बराबर हैं और एक भुजा जो है वो हमारी यहाँ पर बराबर है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने यहाँ देखा था एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसमें आप देखो जैसे एंगल साइड एंगल आपका हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कोण कोण साइड। ठीक है, मतलब एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइड रहेगी वो जरूरी नहीं है कि इन दोनों पे आपका क्या हो, इन दोनों एंगल के बीच में आपका आ रहा हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये एंगल आपका हो गया। ठीक है, तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, ये जो एंगल आपका है ये आपका इस एंगल के बराबर हो गया। और कोई सी भी साइड आपकी हो, ठीक है, वो आपकी आपस में बराबर है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग सम आपके हो जाएंगे। रहेगा याद। तो ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो आगे आपका आता है राइट एंगल हाइपोटेंसिव साइड। ठीक है, मतलब RHS। इसका मतलब क्या होता है, समकोण कर्ण भुजा। मतलब समकोण मतलब इसका मतलब ये है कि अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण आपका है और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली आपका किसके लिए हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका हो गया। अब इसके अंदर आप देखोगे कि आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो बीसी भुजा आपकी है वो बीसी भुजा आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो एसी है वो आपका डी एफ के बराबर हो गया और ये आपका समकोण तो है ही। ठीक है, तो समकोण भुजा भुजा आपका यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे जैसे राइट एंगल, आर का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेंसिव और आपका ये भुजा। तो अगर ये आपस में आपके बराबर आ रहे हैं तो ये दोनों ही समकोण त्रिभुज जो आपके होंगे ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आपके, क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट आपके होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब कुछ प्रॉपर्टी और हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस से संबंधित आपके कुछ यहाँ पे क्या होंगे, कुछ पॉइंट हैं, डायरेक्टली नोट के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोला गया है कि अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड जो आपकी होंगी वो आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड आपकी इक्वल होंगी। दूसरा क्या बोला, यदि दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, मतलब टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपके होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल आपके यहाँ पर इक्वल होंगे। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपके यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें नेक्स्ट नोट आपका यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है कि अगर दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा, वे समान कोण वाले होंगे। लेकिन यदि दो त्रिभुज समान कोण वाले होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। एक चीज और आपको याद रखना है ये, ठीक है, यदि दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम है और वो समान कोण के हैं, ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद रखना है कि समान कोण वाले त्रिभुज जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। ठीक है, यही एक पैच फंसता है जब हम सर्वांग समता को क्या करते हैं,
कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ये कुछ रूल थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, जब उनका एरिया जो है, एरिया और पेरीमीटर इक्वल हो, ठीक है। आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अभी आपने इसके पहले वाला जो पॉइंट देखा उसके अंदर कोण देखे कि कोण समान है लेकिन वो आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आप एरिया और पेरीमीटर के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल और परिमाप समान है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, नोट क्या, कि अगर टू ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब कि ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, संगत भाग जो आपके होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो आपके आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, वो आपके आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था सर्वांग समता, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ट्रायंगल्स के जो हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बनते हैं, जिन पॉइंट के बेसिस पे बनेंगे, उन सारे ही क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको ये रिवाइज करना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, जिससे आपसे इजीली क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को। थैंक यू, क्लास ओवर।